हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 8 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं और इसी के साथ हम लोग का क्लास 8 हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के वेबसाइट से आप एनसीईआरटी के बुक्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 8, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। हम लोगों ने चैप्टर 8 के पार्ट 1 को प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने इन टॉपिक्स को एक एक करके समझा था। उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर 8 के पार्ट 2 को कवर किया और उसमें इन टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ा था हमने। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर 8 के पार्ट 1 का और पार्ट 2 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो वहां से आप देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 8 के पार्ट 3 को शुरू करेंगे और इसमें एक एक करके इन टॉपिक्स को समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। द मार्च टू दांडी, दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज would never come on its own. It had to be fought for. देखिए, 1929 में पूर्ण स्वराज डिक्लेयर तो किया गया था, लेकिन लोगों को समझ में आ चुका था कि पूर्ण स्वराज खुद से नहीं मिल पाएगा, यानी ब्रिटिशर्स खुद से बाहर नहीं जाएंगे। पूर्ण स्वराज के लिए लड़ना पड़ेगा और ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना पड़ेगा। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। इन 1930, गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट ही वुड लीड अ मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। 1930 में गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि सॉल्ट लॉ को, यानी नमक कानून को तोड़ने के लिए वे मार्च करेंगे। उन्होंने साबरमती से दांडी तक मार्च किया। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वो नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। According to this law, the state had a monopoly on the manufacture and sale of salt. सॉल्ट लॉ के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट के सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने की और बेचने की मोनोपोली थी, जबकि नमक सबके लिए एक बेसिक नीड थी, एक एसेंशियल नीड थी, रोज यूज में आने वाली चीज थी। उस पे इन अंग्रेजों ने मोनोपोली स्थापित करके रखी थी। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी, along with other nationalists, reasoned that it was sinful to tax salt since it is such an essential item of our food. गांधी जी और राष्ट्रवादियों का मानना था कि सॉल्ट टैक्स लेना गलत है, क्योंकि नमक खाने में यूज होता है और बहुत एसेंशियल है। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि ये हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। द सॉल्ट मार्च रिलेटेड द जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू ए स्पेसिफिक ग्रीवेंस शेयर्ड बाय एवरीबॉडी एंड thus did not divide the rich and the poor. सॉल्ट सत्याग्रह एक ऐसा इशू था
जिसमें अमीर और गरीब लोगों ने एक होके हिस्सा लिया था, क्योंकि नमक दोनों ही खाते थे और आजादी की इच्छा दोनों को ही थी। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी and his followers marched for over 240 miles from Sabarmati to the coastal town of Dandi, where they broke the government law by gathering natural salt found on the seashore and boiling seawater to produce salt. गांधी जी और उनके फॉलोअर्स ने साबरमती से दांडी तक 240 मील पैदल मार्च किया और दांडी पहुंच के उन्होंने तट से नमक उठाया और सॉल्ट लॉ तोड़ दिया। वहां पे उन्होंने सी वाटर को बॉयल करके नमक भी बनाया था। देखिए, गांधी जी चाहते तो सॉल्ट लॉ बिना मार्च किए भी ब्रेक कर सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वे मार्च करेंगे तो लोग उनके साथ जुड़ते जाएंगे और असली ताकत लोगों में होती है। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। Peasants, tribals, and women participated in large numbers. किसान, जनजातीय लोग, महिलाओं ने नमक सत्याग्रह में बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया था। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। A business federation published a pamphlet on the salt issue. बिजनेस फेडरेशन यानी व्यावसायिक संघ ने सॉल्ट इशू के ऊपर पैम्फलेट पब्लिश किए थे। देखिए, जब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया, उसके बाद एक एक करके सब इसमें जुड़ते चले गए। सब गांधी जी से मोटिवेट हुए थे। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। द गवर्नमेंट ट्राइड टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रूटल एक्शन against peaceful सत्याग्रहीज। Thousands were sent to jail. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस सत्याग्रह को दबाने का प्रयास किया। गवर्नमेंट ने ब्रूटल मेजर्स अपनाए, हजारों की संख्या में लोगों को जेल भेजा। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। The combined struggles of the Indian people bore fruit when the Government of India Act of 1935 prescribed provincial autonomy and the government announced elections to the provincial legislatures in 1937. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीय लोगों ने जो एक साथ मिलके संघर्ष किया था, उसका रिजल्ट मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रूप में, जिसमें बोला गया कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स यानी प्रांतीय विधायिकाओं में इलेक्शंस करवाए जाएंगे 1937 में। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कैपेसिटी ऑफ द प्रोविंसेस टू मेक relatively independent decisions while remaining within a federation.
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्ता का मतलब होता है कि प्रोविंसेस को अपने डिसीजंस लेने का, अपने नियम कानून बनाने का ताकत दिया जाए, लेकिन वे फेडरेशन के अंडर में रह के काम करेंगे। प्रांतीय स्वायत्ता संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना। The Congress formed governments in 7 out of 11 provinces. इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन में 11 प्रोविंसेस में 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस जीत गई थी। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। In September 1939, after 2 years of Congress rule in the provinces, the Second World War broke out. 1937 से 1939 तक कांग्रेस ने इन प्रोविंसेस में अपनी सरकारें चलाई और फिर सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। क्रिटिकल ऑफ हिटलर, Congress leaders were ready to support the British war effort, but in return, they wanted that India be granted independence after the war. कांग्रेस लीडर्स हिटलर को क्रिटिसाइज करते थे, तो इस वजह से वे ब्रिटेन को वॉर में सपोर्ट करने को तैयार थे, लेकिन उनकी डिमांड थी कि वॉर खत्म होने के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। द ब्रिटिश रिफ्यूज्ड टू कंसीड द डिमांड। ब्रिटिशर्स ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी। दी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन प्रोटेस्ट। कांग्रेस गवर्नमेंट ने ब्रिटिशर्स के फैसले का विरोध करते हुए रिजाइन कर दिया। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। अंबाबाई फ्रॉम कर्नाटका। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं। कर्नाटक की अंबाबाई। Women from diverse backgrounds participated in the national movement. अलग अलग बैकग्राउंड की महिलाओं ने इस नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। यंग एंड ओल्ड, सिंगल एंड मैरिड, they came from rural and urban areas, from both conservative and liberal homes. Young, old, single, married, हर तरह की महिलाओं ने मास मूवमेंट में, नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिया था। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरों से भी महिलाएं नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़ी थी। ये महिलाएं रूढ़िवादी विचारधारा वाले घरों से भी आई थी और उदारवादी विचारधारा वाले घरों से भी आई थी। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। Their involvement was significant for the freedom struggle, for the women's movement and for themselves personally. देखिए, महिलाओं का जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि एक तो उनको हमेशा दबाया जाता था, तो जब वे आंदोलन का हिस्सा बनी तो लोगों ने जाना कि महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं, तो उन्होंने एक तरीके से अपनी मदद की। उनके अंदर
सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। फिर उनकी हिस्सेदारी ने वुमेन्स मूवमेंट को जोर दिया, क्योंकि लोगों को पता चल चुका था कि महिलाएं पुरुषों से किसी काम में कम नहीं हैं। उनको भी वो सारे अधिकार देने होंगे जो उनके पास नहीं थे। और लास्टली, महिलाओं के हिस्सेदारी ने नेशनल मूवमेंट को जोर दे दिया और ये मूवमेंट ज्यादा इंक्लूसिव हुआ। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी ये हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। बोथ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड इंडियन नेशनलिस्ट्स felt that women's participation gave the national struggle an immense force. ब्रिटिश ऑफिशियल्स और इंडियन नेशनलिस्ट दोनों को लगता था कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन ने नेशनल मूवमेंट को एक अलग ही ताकत दे दी है। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट ब्रॉट वुमेन आउट ऑफ देयर होम्स। इस पार्टिसिपेशन ने महिलाओं को भी अवसर दिया था कि वे घर से बाहर निकल सके और अपनी ताकत लोगों को दिखा सकें। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी। इट गेव देम अ प्लेस इन द प्रोफेशंस, इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, एंड इट कुड पेव द वे फॉर इक्वलिटी विद मेन। महिलाओं के पार्टिसिपेशन ने उनको डिफरेंट प्रोफेशन में भारत के शासन में जगह दिलाई और महिलाओं का पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में समानता का अधिकार पाने का रास्ता तैयार किया। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। What such participation meant for women is best recounted by them. महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था, इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। अंबाबाई ऑफ कर्नाटका had been married at age 12, widowed at 16. She picketed foreign cloth and liquor shops in Udupi. कर्नाटका के अंबाबाई जी की शादी 12 वर्ष की उम्र में हो गई थी और 16 वर्ष की उम्र में उनके पति की मृत्यु हो गई और वे विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में शराब के दुकानों की और विदेशी कपड़ों की घेराबंदी की थी। कर्नाटका की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वो विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। She was arrested, served a sentence and was re-arrested. उन्हें सजा मिली, वे जेल गई। रिहा होने के बाद वे फिर आंदोलन करती थी तो उन्हें फिर अरेस्ट कर लिया जाता था। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बिटवीन प्रिजन टर्म्स शी मेड स्पीचेस, taught spinning and organized प्रभात फेरीज। जब वे जेल से बाहर होती थी तब वे भाषण देती थी, स्पिनिंग सिखाती थी और प्रभात फेरी ऑर्गेनाइज करती थी। प्रभात फेरी का मतलब होता है सुबह सुबह ग्रुप्स में निकलना और गाते बजाते और नारे लगाते हुए बस्तियों में चक्कर लगाना और प्रचार करना। जब भी वो जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अंबाबाई रिगार्डेड दिस एज द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ हर लाइफ बिकॉज दे गेव इट अ न्यू पर्पस एंड कमिटमेंट।
अंबाबाई जी का कहना था कि जब वे नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती थी, वो उनके जीवन के बहुत अच्छे दिन थे। वो खुश रहती थी क्योंकि उनको उनके लाइफ का पर्पस और कमिटमेंट मिलता था। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। Women, however, had to fight for their right to participate in the movement. मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए महिलाओं को काफी मेहनत करनी पड़ती थी, लड़ना पड़ता था। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह, फॉर इंस्टेंस, even Mahatma Gandhi was initially opposed to women's participation. सॉल्ट सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी जी भी महिलाओं के पार्टिसिपेशन के समर्थन में नहीं थे। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। सरोजनी नायडू had to persuade him to allow women to join the movement. सरोजनी नायडू जी ने गांधी जी को समझाया था और तैयार किया था इस बात के लिए कि महिलाओं को भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने दिया जाए। आखिरकार सरोजनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बोस एंड दी आईएनए। बोस और आईएनए, अ रैडिकल नेशनलिस्ट with socialist leanings, Bose did not share Gandhiji's ideal of ahimsa, though he respected him as the father of the nation. सुभाष चंद्र बोस जी एक रैडिकल नेशनलिस्ट थे और सोशलिस्ट यानी समाजवादी विचारधारा रखते थे। रैडिकल नेशनलिस्ट मतलब उनका मानना था कि बाई फोर्स हम ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर निकाल देंगे। सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी के अहिंसा के आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उनको फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता का उपाधि भी दिए थे। समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। In January 1941, he secretly left his Calcutta home, went to Singapore via Germany, and raised the Azad Hind Fauj or the Indian National Army. जनवरी 1941 में उन्होंने अपने कैलकाटा के घर को चुपचाप छोड़ दिया और जर्मनी चले गए। फिर वहां से सिंगापुर गए और ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने ही आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल इन 1944, the INA tried to enter India through Imphal and Kohima, but the campaign failed. भारत को ब्रिटिश कंट्रोल से छुटकारा दिलाने के लिए 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने कोशिश की कि वे इम्फॉल और कोहिमा के रास्ते से भारत में एंट्री ले सकें, लेकिन उनका ये अभियान फेल हो गया। 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फॉल और कोहिमा की ओर से
भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु ये अभियान सफल नहीं हो पाया। The INA members were imprisoned and tried. People across the country from all walks of life participated in the movement against the INA trials. इंडियन नेशनल आर्मी के मेंबर्स को पकड़ लिया गया था और उन पे मुकदमे चलाए गए। इसको रेड फोर्ट ट्रायल्स के नाम से जाना जाता है। आईएनए ट्रायल्स के विरुद्ध चल रहे आंदोलन में भारतीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। आईएनए के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है क्विट इंडिया एंड लेटर, भारत छोड़ो और उसके बाद। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट a new phase of movement against the British in the middle of the Second World War. पहले कांग्रेस ने, महात्मा गांधी जी ने बोला था अंग्रेजों को कि हम वर्ल्ड वॉर 2 में आपको कोऑपरेट करेंगे, लेकिन हमें स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने रिफ्यूज कर दिया। तो महात्मा गांधी जी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ही डिसाइड किया कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक नया आंदोलन शुरू करना है और अंग्रेजों को बाहर निकालना है। अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, ही टोल्ड देम। गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि वे तुरंत भारत छोड़ दें। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। टू द पीपल ही सेड, डू और डाई इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश, बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। गांधी जी ने लोगों से कहा कि डू और डाई यानी करो या मरो। ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो ये आंदोलन चल रहा है, या तो इसमें सफलता पाएंगे या फिर कोशिश करते हुए मर जाएंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो ये लड़ाई है वो नॉन वायलेंटली किया जाएगा। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी and other leaders were jailed at once, but the movement spread. गांधी जी और दूसरे नेताओं को तुरंत जेल में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी ये आंदोलन फैलता चला गया। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद ये आंदोलन फैलता गया। It especially attracted peasants and the youth who gave up their studies to join it. जब ये आंदोलन फैला तो इसमें किसान जुड़े, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई छोड़ के इसमें जुड़े, महिलाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया और देखते ही देखते ये एक मास मूवमेंट बन गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। कम्युनिकेशंस एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट ऑथोरिटी वेयर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने गवर्नमेंट के ऑथोरिटी वाले सिंबल्स पे यानी गवर्नमेंट ऑफिसेस एक्सेट्रा पे अटैक किए, कम्युनिकेशंस पे अटैक किए। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। इन मेनी एरियाज द पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट्स। बहुत सारे क्षेत्रों में लोगों ने अपनी स्वतंत्र सरकारें बनाई और ब्रिटिश सरकार को गिराने का
प्रयास किया। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वॉज सीवियर रिप्रेशन। ब्रिटिशर्स ने भी इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रूटल मेजर्स अपनाए थे। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। By the end of 1943, over 90,000 people were arrested and around 1,000 killed in police firing. 1943 के एंड तक में 90,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था और पुलिस फायरिंग में 1,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1943 के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। इन मेनी एरियाज ऑर्डर्स वेयर गिवन टू मशीन गन क्राउड्स फ्रॉम एयरप्लेन्स। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाजों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए। आप सोच सकते हैं कि इस आंदोलन को दबाने के लिए कितने ब्रूटल मेजर्स अपनाए गए थे। द रिबेलियन, हाउएवर, अल्टीमेटली ब्रॉट द राज टू इट्स नीज। इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज को अपने घुटनों पे ला दिया था, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। मीनवाइल, in 1940, the Muslim League had moved a resolution demanding independent states for Muslims in the northwestern and eastern areas of the country. 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन में मुस्लिम्स के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी स्वतंत्र राज्यों की मांग की और रिजोल्यूशन भी पास किया। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। द रिजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान। इस रिजोल्यूशन में पार्टीशन और पाकिस्तान दोनों में से किसी की बात नहीं की गई थी। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। Why did the League ask for an autonomous arrangement for the Muslims of the subcontinent? मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? देखिए, सवाल यह आता है कि मुस्लिम लीग ने इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑटोनोमस अरेंजमेंट की मांग क्यों की? From the late 1930s, the League began viewing the Muslims as a separate nation from the Hindus. लेट 1930s से ही मुस्लिम लीग हिंदूज और मुस्लिम्स को एक अलग अलग नेशन मानने लगी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म यानी संप्रदायवाद की भावना जोर पकड़ रही थी। लीग का मानना था कि हिंदूज और मुस्लिम्स के रिलीजियन अलग अलग हैं, तो उनके इंटरेस्ट आपस में नहीं मिल सकते। इंटरेस्ट से मतलब है पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट एक्सेट्रा। तो जब इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकते तो लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। इसलिए लीग हिंदूज और मुस्लिम्स को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। In developing this notion, it may have been influenced by the history of tension between some Hindu and Muslim groups in the 1920s and 1930s. ये जो भावना उपजी थी
उसके पीछे कहीं ना कहीं 1920s और 1930s में हिंदू मुस्लिम्स के बीच में हुए टेंशन्स वजह थे। इस विचार तक पहुंचने में 1920 और 1930 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनावों का भी हाथ रहा होगा। मोर इम्पॉर्टेंटली, the provincial elections of 1937 seemed to have convinced the League that Muslims were a minority and they would always have to play second fiddle in any democratic structure. इसके पीछे जो एक मेन रीजन था वो था 1937 का प्रोविंशियल इलेक्शन, जिसमें मुस्लिम लीग ने खराब परफॉर्मेंस दिया था। तो उसको लगने लगा था कि भारत में मुस्लिम्स माइनॉरिटी हैं और उन्हें हमेशा माइनॉरिटी बन के ही रहना पड़ेगा, और इन वजहों से मुस्लिम लीग एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड कर रही थी। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। इट feared that Muslims may even go unrepresented. मुस्लिम लीग को डर था कि भारत में मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसा नहीं था। मुस्लिम लीग अब कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रही थी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। The Congress's rejection of the League's desire to form a joint Congress-League government in the United Provinces in 1937 also annoyed the League. 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज का जो उत्तर प्रदेश है, वहां पे मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया था। तो मुस्लिम लीग और भी परेशान हुई। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। दी कांग्रेसेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस इन द 1930s allowed the league to widen its social support. देखिए, गलती कांग्रेस के तरफ से भी हुई थी। 1930s में कांग्रेस मुस्लिम मासेस को मोबिलाइज करने में फेल हो गया था और इसका फायदा उठाया मुस्लिम लीग ने। लीग ने मुस्लिम्स के बीच में अपना सपोर्ट बेस बढ़ाया। 1930 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। It sought to enlarge its support in the early 1940s when most Congress leaders were in jail. 1940s में कांग्रेस के लीडर्स जेल में थे। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो चुका था, तो कांग्रेस के लीडर्स जेल में थे। तो उस वक्त लीग ने अपना सपोर्ट बेस बढ़ाने के लिए तेजी से प्रयास किया। 1940 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। एट द एंड ऑफ द वॉर इन 1945, द ब्रिटिश opened negotiations between the Congress, the League, and themselves for the independence of India. 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने भारत की स्वतंत्रता के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग से बातचीत शुरू कर दी थी। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद
अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। द टॉक्स फेल्ड because the League saw itself as the sole spokesperson of India's Muslims. ये नेगोशिएशंस फेल हो गए क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि लीग को भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। ये वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। The Congress could not accept this claim since a large number of Muslims still supported it. कांग्रेस ने ये बात नहीं मानी क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स अभी भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। इलेक्शंस टू द प्रोविंसेस वेयर अगेन हेल्ड इन 1946। 1946 में प्रोविंसेस में फिर से इलेक्शन हुए। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। द कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बट द लीग्स सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स वॉज स्पेक्टेकुलर। जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन रिजर्व्ड सीट्स पे मुस्लिम लीग जीत गई। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट्स विद नो रिजर्वेशंस फॉर एनी रिलीजियस और अदर कम्युनिटी। देखिए, जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र उस क्षेत्र को बोला जाता है जहां पे किसी भी रिलीजियन या कम्युनिटी के लिए कोई सीट रिजर्व्ड नहीं होता। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था। इट परसिस्टेड विद इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। इन मार्च 1946, the British cabinet sent a three-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework for a free India. मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने 3 मेंबर मिशन को दिल्ली भेजा ताकि एक सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाया जा सके फॉर फ्री इंडिया। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। दिस मिशन suggested that India should remain united and constitute itself as a loose confederation with some autonomy for Muslim majority areas. कैबिनेट मिशन ने रिकमेंड किया था कि इंडिया को यूनाइटेड रहना चाहिए और एक लूज कॉन्फेडरेशन में रहना चाहिए और मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को ऑटोनॉमी दिया जाना चाहिए। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू एग्री टू स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल। कांग्रेस और लीग दोनों ही इन रिकमेंडेशंस पे सहमत नहीं हो पा रहे थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। पार्टीशन नाउ बिकेम मोर और लेस इनएविटेबल। अब देश का विभाजन अवश्यंभावी था। आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन, द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एजिटेशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड।
कैबिनेट मिशन के फेलियर के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड के लिए डिसाइड किया कि मास एजिटेशन यानी जन आंदोलन शुरू किया जाए। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। It announced 16 अगस्त 1946 as डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया गया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। On this day, riots broke out in Calcutta, lasting several days and resulting in the death of thousands of people. इस दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। By March 1947, violence spread to different parts of northern India. मार्च 1947 आते आते नॉर्थ इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों में दंगे फैल गए और हिंसा होने लगी थी। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। Many hundred thousand people were killed and numerous women had to face untold brutalities during the partition. कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। Millions of people were forced to flee their homes. लाखों करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। मुस्लिम्स पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से हिंदू सिख भारत आए। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। Torn asunder from their homelands, they were reduced to being refugees in alien lands. अपने घर को छोड़ के लोग एक दूसरे अनजान जगह पे रेफ्यूजी बन गए थे। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। Partition also meant that India changed, many of its cities changed, and a new country, Pakistan, was born. पार्टीशन के वजह से भारत में भी बहुत चेंजेस आए। बॉर्डर की वजह से, पार्टीशन की वजह से बहुत सारे शहर पाकिस्तान में चले गए। शहरों का माहौल बदल गया। विभाजन का नतीजा ये भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। सो द जॉय ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल केम मिक्स्ड विद द पेन एंड वायलेंस ऑफ पार्टीशन। ब्रिटिश रूल के बाद देश के स्वतंत्र होने की जो खुशी थी, उसमें पार्टीशन का दुख दर्द भी मिला हुआ था। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का ये आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। अब हम लोग पढ़ेंगे बाजी मोहम्मद जी के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ द नबरंगपुर कांग्रेस। बाजी मोहम्मद जी नबरंगपुर कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। बाजी मोहम्मद नबरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष थे। बाजी मोहम्मद mobilized 20,000 people to join the national struggle. बाजी मोहम्मद जी ने 20,000 लोगों को मोबिलाइज किया था नेशनल स्ट्रगल ज्वाइन करने के लिए। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। ही ऑफर्ड सत्याग्रह मेनी टाइम्स ओवर। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। He participated in protests against the Second World War and in the Quit India movement
and served long jail terms. बाजी मोहम्मद जी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खिलाफ चल रहे विरोध में पार्टिसिपेट किया था और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काफी लंबे समय तक जेल में रहे। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया तथा कई बार लंबे समय तक जेल में रहे। मौलाना आजाद। आजाद was born in Mecca to a Bengali father and an Arab mother. मौलाना आजाद जी का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिताजी बंगाली थे और उनकी माताजी अरब की थी। मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और मां अरब मूल की थी। वेल वर्स्ड इन मेनी लैंग्वेजेस, आजाद was a scholar of Islam and an exponent of the notion of Wahadat-e-Din, the essential oneness of all religions. मौलाना आजाद जी बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे। आजाद जी इस्लाम के स्कॉलर थे और वहादत-ए-दीन के हिमायती थे, मतलब सभी धर्मों में एकता होनी चाहिए। बहुत सारी भाषाओं के जानकार आजाद इस्लाम के विद्वान और वहादत-ए-दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। An active participant in Gandhian movements and a staunch advocate of Hindu-Muslim unity, he was opposed to Jinnah's two-nation theory. गांधीयन मूवमेंट में आजाद जी बिलीव करते थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े सपोर्टर थे और जिन्ना के टू नेशन थ्योरी को विरोध भी किया था मौलाना आजाद जी ने। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, a veteran nationalist and leader of the salt satyagraha in the south, C. Rajgopalachari, popularly known as Rajaji, served as member of the interim government of 1946 and as Free India's first Indian Governor General. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी वेटरन नेशनलिस्ट थे और साउथ में जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसके लीडर थे। लोग उन्हें राजा जी के नाम से जानते थे। 1946 के इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर थे और फ्री इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी बने थे। इन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल hailed from an impoverished peasant proprietor family of नाडियाड, गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नाडियाड, गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। पटेल नाडियाड, गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। A foremost organizer of the freedom movement from 1918 onwards, Patel served as president of the Congress in 1931. 1918 के बाद होने वाले फ्रीडम मूवमेंट के ऑर्गेनाइजर रहे हैं। 1931 में पटेल जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1945 से 1947 के दौरान आजादी के लिए चली बातचीत में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मोहम्मद अली जिन्ना।
an ambassador of Hindu-Muslim unity until 1920, Jinnah played an important role in the making of the Lucknow Pact. मोहम्मद अली जिन्ना 1920 तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी के समर्थन में रहे थे। लखनऊ पैक्ट में जिन्ना ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। He reorganized the Muslim League after 1934 and became the major spokesperson for the demand for पाकिस्तान। 1934 के बाद जिन्ना ने मुस्लिम लीग को रीऑर्गेनाइज किया और बाद में पाकिस्तान की डिमांड करने लगे। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। खान अब्दुल गफ्फार खान, द पश्तून लीडर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पश्तून लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान जी। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। ऑल्सो नोन एज बादशाह खान, ही वॉज द फाउंडर of the Khudai Khidmatgars, a powerful non-violent movement among the Pathans of his province. उनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वे खुदाई खिदमतगार के फाउंडर थे। उनके प्रोविंस में पठान्स द्वारा किया गया एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था खुदाई खिदमतगार। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वो खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। ये उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। बादशाह खान वॉज स्ट्रांगली अपोज्ड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन को स्ट्रांगली अपोज किया था बादशाह खान जी ने। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। He criticized his Congress colleagues for agreeing to the 1947 डिवीजन। उन्होंने 1947 के पार्टीशन को लेके अपने कांग्रेस के कलीग्स की आलोचना की थी। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की थी। चित्तरंजन दास, a major figure in the freedom movement. Das was a lawyer from East Bengal. फ्रीडम मूवमेंट के वन ऑफ द मेन लीडर थे चित्तरंजन दास जी। वो ईस्ट बंगाल में लॉयर थे। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वो पूर्वी बंगाल में वकील थे। ही वॉज स्पेशली एक्टिव इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चित्तरंजन दास जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत एक्टिव थे। असहयोग आंदोलन में वो काफी सक्रिय रहे। जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी's disciple, a Congress socialist and an internationalist, Nehru was a leading architect of the national movement and of free India's economy and polity. जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी के शिष्य थे, समाजवादी विचारधारा के थे, एक इंटरनेशनलिस्ट थे। जवाहरलाल नेहरू जी नेशनल मूवमेंट के, स्वतंत्र भारत की इकोनॉमी और पॉलिटी के लीडिंग आर्किटेक्चर थे। गांधी जी के शिष्य, कांग्रेस समाजवादी और अंतरराष्ट्रीयवादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से थे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 8 समाप्त होता है और इसी के साथ हम लोग का एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री भी कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं
कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।